जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण एवं चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। साथ ही साथ हम क्षण चुंबक और धारावाही प्रणालिका की भी तुलना करेंगे। स्टार्ट करते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। अब देखिए, हम चलते हैं थोड़ा वैद्युत क्षेत्र की तरफ। जब हम वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे तो हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था, और हमने उस वैद्युत द्विध्रुव के बारे में यह भी जाना था कि जब भी कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता था तो उस द्विध्रुव पर एक बल कार्य करता था, या हम यूं कहें कि एक बल आघूर्ण कार्य करता था, जिसके कारण द्विध्रुव अपनी अक्ष पर घूमता था। ठीक उसी प्रकार जब हम चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब यहां पर क्षण चुंबक से है। जब हम किसी क्षण चुंबक को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबक के दोनों ध्रुवों पर बल कार्य करते हैं। जो बल मात्रा में समान परंतु दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जिसके कारण वे एक वलयुग्म की रचना करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उसे घुमाने का प्रयास करते हैं। कैसे करते हैं होता है ये सब, आइए देखते हैं। मान लीजिए किसी स्थान पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात करी जा रही है तो हम इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, समांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है। मान लीजिए इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई क्षण चुंबक या कोई चुंबकीय द्विध्रुव कुछ इस प्रकार रखा हुआ है। मान लीजिए ये एक क्षण चुंबक है, ये चुंबकीय द्विध्रुव है, ये इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखी हुई है। क्लियर? इसके दो ध्रुव हैं। एक ध्रुव इसका ये नीचे वाला है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ये वाला ध्रुव है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है। अब एक बात समझिए कि जब इस चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण की हम बात करेंगे तो इस चुंबक का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, जो M होगा, वो इस दिशा में होगा। क्लियर? कैपिटल M की जो दिशा होगी वो ये रहेगी इस प्रकार। ये M की दिशा हो गई, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कितने कोण पे है। मान लीजिए ये M और B, ये M की दिशा हो गई, ये B हो गया। इन दोनों के बीच जो कोण है वो कितना है, थीटा है। यानी कि एक क्षण चुंबक या एक चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है। जब इस चुंबक को इस चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो इसके दोनों ध्रुवों पर बल कार्य करेंगे। मान लीजिए ये वाला जो ध्रुव है, इस पर जो बल कार्य, उत्तरी ध्रुव पर जो बल कार्य करता है वो क्षेत्र की दिशा में होता है, और दक्षिणी ध्रुव पर जो बल कार्य करता है वो क्षेत्र के विपरीत कार्य करता है। क्लियर? अगर हम इन ध्रुवों पर लगने वाले बलों की बात करें तो बल का मान कितना होगा, ध्रुव पर लगने वाला बल आपने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या होता है फॉर्मूला बल का, F इज इक्वल होता है स्मॉल m इंटू बी। क्लियर? F इज इक्वल स्मॉल m इंटू बी, जहां पे जो m है, स्मॉल m इसके ध्रुव की शक्ति है, ध्रुव शक्ति है, द्रव्यमान नहीं है, ध्रुव शक्ति या ध्रुव की तीव्रता हम इसको बोल सकते हैं, m इंटू बी। अब ये देखिए, ये जो F है इसको हम ये कह सकते हैं कि F1 वेक्टर मोड इज इक्वल F2 वेक्टर मोड। क्लियर? दोनों बल हैं, दोनों बल परिमाण में समान हैं परंतु दिशा कैसी है, एक दूसरे के विपरीत है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक बल युग्म की रचना करेंगे, और वो बल युग्म क्या करेगा, वो बल युग्म इस द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा। अगर हम यहां पे बात करें तो इस स्थिति में परिणामी बल कितना होगा, इसका परिणामी बल जो आपका F वेक्टर होता है वो क्या होगा, आपका F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। मान दोनों के बराबर है, दिशा दोनों की विपरीत है, तो ये कितना हो जाएगा, शून्य। परंतु F1 वेक्टर व F2 वेक्टर की जो क्रिया रेखाएं हैं
कि क्रिया रेखाएं भिन्न हैं, अलग अलग हैं, तब बलयुग्म के कारण आघूर्ण। अब देखिए क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, तो अलग अलग क्रिया रेखाएं होने के कारण क्या करेगा, ये एक बलयुग्म की रचना करेगा, और इस बलयुग्म के कारण जो आघूर्ण इस पर कार्य करेगा उसका फॉर्मूला क्या आपने पढ़ रखा है, तो टाउ इज इक्वल होता है बल इंटू लंबवत दूरी। अब इस स्थिति में देखिए बल कितना है, आपने पढ़ ही लिया, m इंटू बी लंबवत दूरी। अब जरा लंबवत दूरी का खेल देखिए, अगर हम इसकी लंबवत दूरी की बात करें तो लंबवत दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं, वो समझिए। एक बल की क्रिया रेखा ये है, एक बल की क्रिया रेखा ये, हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ये जो दूरी आएगी ये दूरी क्या होगी, ये दूरी होगी आपकी लंबवत दूरी। क्लियर। अब ये दूरी कैसे हम निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हम इसको अलग से बना लेते हैं एक बार फिर से, कि मान लीजिए आपके पास कोई चुंबक है इस प्रकार और इसको इस प्रकार रखा गया है, हम इसकी दूरी की बात करते हैं, ये आपकी कितनी है, ये 2L है, ठीक। आपको ये वाली दूरी चाहिए, इसको y मान लीजिए। ये जो आपका कोण है, ये कोण है आपका थीटा। अगर ये कोण आपका थीटा बन रहा है, इस प्रकार आपका बन रहा है, तो यहां से जब आप बात करते हो तो यहां से ये जो आपका y आएगा, y इज इक्वल क्या आएगा, यहां से y इज इक्वल आएगा 2L इंटू साइन थीटा। 2L चुंबक की लंबाई है, क्यों आएगा, क्योंकि आपने साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, लंब बटे कर्ण, लंब होता है y, कर्ण होता है 2L, तो यहां से आपका आ गया y इज इक्वल 2L इंटू साइन थीटा। क्लियर। अब यहां पर देखिए, अगर यही मान हम यहां पे रखते हैं, ये मान अगर हम यहां पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका m इंटू बी इंटू 2L साइन थीटा। अब इसको समझिए, इसमें अगर हम बात करें तो m टाउ इज इक्वल m इंटू बी इंटू 2L साइन थीटा। यहां पे हम m इंटू 2L को अलग कर लेते हैं, तो m इंटू 2L ये एक साथ आ गया, और ये आपका क्या बच रहा है, b इंटू साइन थीटा। अब देखिए m इंटू 2L क्या होता है, ध्रुव शक्ति इंटू दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, ये होता है क्षण चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्षण चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण है, तो अगर हम यहाँ पे मान रखते हैं तो ये टाउ इज इक्वल क्या हो जाएगा, m इंटू 2L, ये हो जाएगा आपका कैपिटल M इंटू बी साइन थीटा। या इसी को आप लिख सकते हो, या इसी को आप वेक्टर में क्या लिख सकते हो, वेक्टर में आप इसको लिख सकते हो टाउ इज इक्वल m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। क्लियर। और ये जो आपका बनेगा टाउ इज इक्वल m इंटू बी साइन थीटा, वो इस द्विध्रुव को इस प्रकार घुमाएगा, ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ आएगा, ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ जाएगा, और एक स्थिति ऐसी बनेगी कि ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, उस स्थिति को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस कंडीशन में वो आ जाएगा, फिर ये घूमना बंद कर देगा। क्लियर। तो एक सिंपल सा लॉजिक कि जब भी किसी क्षण चुंबक को या किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसके सिरों पर बराबर और विपरीत बल कार्य करते हैं, या ध्रुवों पर बराबर और विपरीत बल कार्य करते हैं, जिनके कारण एक बलयुग्म की रचना होती है, और वो बलयुग्म चुंबक को या द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का, घुमाने का प्रयास करता है, जिसके कारण एक त्वरण उत्पन्न, जिसके कारण एक आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसे बलयुग्म का आघूर्ण कहा जाता है। फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल बल इंटू लंबवत दूरी, बल का मान रखा, लंबवत दूरी हमने यहां से निकाल ली, मान रख के इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा टाउ इज इक्वल m इंटू बी साइन थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं टाउ वेक्टर इज इक्वल m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। क्लियर।
अब देखिए, अब अगर हम इसकी बात करें तो ये द्विध्रुव का आघूर्ण तो हमने निकाल लिया, या हम बात करें कि चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म का आघूर्ण। अब इस बल आघूर्ण का हम कहां कहां प्रयोग कर सकते हैं, या बल आघूर्ण के कारण अगर हम बात करें तो क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं। जब ये घूमता है तो घूमने के बाद जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है और उसका घूर्णन बंद हो जाता है तो उसे बोला जाता है साम्यावस्था। ठीक है, और यह साम्यावस्था हम किसकी निकाल रहे हैं, द्विध्रुव की, द्विध्रुव की साम्यावस्था। अब देखिए साम्यावस्था क्या होता है, किसी भी द्विध्रुव की साम्यावस्था होने का मतलब है कंडीशन दो है साम्यावस्था की, यदि किसी भी द्विध्रुव पर कार्य करने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए और क्या हो जाए, नेट आघूर्ण जीरो हो जाए, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, साम्यावस्था बोल सकते हैं, और अदरवाइज इसको साम्यावस्था नहीं बोलेंगे। बल जीरो होना चाहिए और बल आघूर्ण शून्य होना चाहिए। अब अगर हम बल की बात करें तो द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल हर स्थिति में शून्य होता है, यानी कि यह स्थिति हमेशा मानी जाती है। दूसरी स्थिति पर निर्भर करता है कि बल आघूर्ण शून्य होगा या नहीं होगा। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए अगर आप बात करते हो तो टाउ इज इक्वल क्या होता है, टाउ इज इक्वल होता है आपका m इंटू वी साइन थीटा। इसको कितना लेना है, जीरो। इसको जीरो लेने का मतलब है कि साइन थीटा कितना होना चाहिए, जीरो। और साइन थीटा जीरो होने की दो कंडीशन है कि साइन थीटा जीरो होगा जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री, या थीटा की वैल्यू आप 180 अंश ले लेते हो। तो किसी भी द्विध्रुव की साम्यावस्था की दो स्थितियां हैं, या तो द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर हो जाए या द्विध्रुव क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो जाए। समांतर और विपरीत दोनों में फर्क क्या है, क्या कहा जाता है, क्या स्थिति बनती है, वो देखिए। पहली स्थिति है, इसको बोलते हैं हम स्थायी साम्यावस्था, स्थायी साम्यावस्था। अब देखो स्थायी साम्यावस्था क्या होती है, अगर थीटा का मान 0 है तो उसे बोला जाता है स्थायी साम्यावस्था। स्थायी साम्यावस्था की स्थिति क्या है कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई भी क्षण चुंबक इस प्रकार रख दें। हमने ये क्षण चुंबक इसमें रखी है इस प्रकार, इधर की तरफ जो ध्रुव है वो कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव है, इधर की तरफ जो ध्रुव है वो उत्तरी ध्रुव है। और जब आप बात करते हो इसके द्विध्रुव आघूर्ण की तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी यही है और द्विध्रुव आघूर्ण भी इसका किधर से किधर होता है, दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, समांतर। इस स्थिति को बोला जाता है स्थायी साम्यावस्था। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं अस्थायी साम्यावस्था। अब देखिए अस्थायी साम्यावस्था क्या है, अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति में जो थीटा होगा वो आपका कितना होगा, 180 अंश। थीटा 180 अंश होने का मतलब है कि अगर हम इसके लिए बात करें तो मान लीजिए ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार कोई भी क्षण चुंबक रखी हुई है और इस क्षण चुंबक का ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है। तो अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और अगर आप इसमें बात करते हो किसकी, द्विध्रुव आघूर्ण की, तो दिशा ये है। अब इन दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत होने का मतलब है इनके बीच का जो कोण होगा वो 180 अंश होगा और इस स्थिति को बोला जाता है अस्थायी साम्यावस्था। क्लियर। तो हम इस प्रकार किसी भी द्विध्रुव की साम्यावस्था को भी निकाल सकते हैं बल आघूर्ण के द्वारा। कंडीशन केवल एक ही है कि अगर साम्यावस्था में रहेगा द्विध्रुव तो उस पर कार्य करने वाला टोटल बल आघूर्ण शून्य रहना चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब एक सिंपल सी बात समझो,
मान लीजिए ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, क्लियर। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय द्विध्रुव है, इस प्रकार मान लीजिए ये एक चुंबकीय द्विध्रुव रखा हुआ है। अब इस चुंबकीय द्विध्रुव को जब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आप घुमाओगे, को द्विध्रुव को घुमाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, अपने आप तो द्विध्रुव घूमेगा नहीं। और वो भी हम ये मान लें कि ये साम्य अवस्था में आ चुका है। साम्य अवस्था में आने के बाद अगर आप घुमाओगे तो कार्य तो करना पड़ेगा, अपने आप नहीं घूमेगा। तो हमें उसी कार्य की गणना करनी है। मान लीजिए ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है, लंबाई है इसकी कितनी 12, ठीक। ये इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो गई। द्विध्रुव आघूर्ण होता है दक्षिण से उत्तर की तरफ, और ये इनके बीच का मान लीजिए कोण कितना है, थीटा। ये थीटा कोण पे इस प्रकार रखा हुआ है। अब जब इस द्विध्रुव को आप इस चुंबकीय क्षेत्र में घुमाओगे तो द्विध्रुव को घुमाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और ये द्विध्रुव घूमेगा। घूमने का मतलब है यहाँ पे क्या होगा, बल आघूर्ण होगा। अगर हम बात करें कि द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हम उसी की बात करते हैं कि द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य, कितना कार्य करना पड़ेगा। आपने कार्य का फॉर्मूला पढ़ा है, जो W होता है वो होता है समाकलन टाउ इंटू डी थीटा, और मान लीजिए हम θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमा रहे हैं इसको। टाउ बल आघूर्ण है, डी थीटा इसका कोणीय विस्थापन है। मान लीजिए डी थीटा एक छोटा सा कोण हमने इसको घुमाया, क्योंकि जितना आप घुमाते जाओगे थीटा जैसे जैसे बदलता जाएगा बल आघूर्ण का मान बदलता जाएगा। तो एक निश्चित एक कांस्टेंट बल आघूर्ण तो काम कर नहीं रहा, और जब नियत बल या नियत आघूर्ण कार्य नहीं करता, यानी कि आघूर्ण का मान लगातार बदलता रहता है, तो कार्य का फॉर्मूला होता है कि हम उसको समाकलन विधि से निकालते हैं। तो कार्य का फॉर्मूला होता है बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। हमने समाकलन कर लिया। अब अगर हम इसका समाकलन करके इसको निकालते हैं तो ये कितना आएगा, समझिए। W इज इक्वल समाकलन θ1 से θ2, टाउ का फॉर्मूला है m इंटू बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहां पर देखिए एम बी नियतांक हैं, बाहर आ जाएंगे, और ये हो गया समाकलन θ1 से θ2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का हो गया आपका माइनस कॉस थीटा, आपको मालूम है साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट है θ1 से θ2। अब देखिए जब आप इसकी लिमिट रखोगे तो आपको मालूम है कि फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट। आप इसकी लिमिट रखते हो तो लिमिट रखने पे क्या होगा, W इज इक्वल आपका हो जाएगा m इंटू बी, क्लियर। ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस θ2, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस कॉस θ1। यानी कि अगर हम इसको सीधा करके लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल m इंटू बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, क्लियर। ये आ गया आपका फॉर्मूला बल आघूर्ण का, सॉरी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने के लिए किया गया कार्य। जब हम इसको कहां से कहां तक घुमा रहे हैं, θ1 कोण से घुमा के हम इसको θ2 कोण तक ले जा रहे हैं। अब इसकी देखिए ये तो कार्य का एक कॉमन फॉर्मूला आ गया। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी दो स्थितियां संभव हैं। इसके लिए अगर हम दो बात करते हैं तो मान लीजिए केस 1 अगर हम बात करें तो पहला केस तो आप ये मान लीजिए कि जब आप बात कर रहे हो कि आप θ1 और दूसरा θ2, θ1 और θ2। अभी मान लीजिए कि आप θ1 मान लिया आपने 0 डिग्री से घुमा के आप θ2 कहां ले जा रहे हो, थीटा कोण, यानी कि ये साम्य अवस्था में था। कहां पर था,
स्थाई साम्यावस्था में था और आप स्थाई साम्यावस्था से इसको घुमा के थीटा कोण तक लेके आए हो, तब क्या होगा? तब अगर बात करें हम इसकी, तब जो आप कार्य करोगे तो कार्य का फॉर्मूला क्या होगा? W इज इक्वल एम इंटू बी। क्लियर? अब यहां पे देखिए m इंटू बी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। m इंटू बी के बाद अगर आप बात कर रहे हो तो ये आएगा आपका कॉस थीटा वन कितना है? 0 माइनस कॉस थीटा। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका m इंटू बी, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर ये जो कार्य आया है, यही कार्य थीटा कोण पर रखे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। स्थितिज ऊर्जा क्लियर? या अगर हम बात करें, इसको हम स्थितिज ऊर्जा नहीं कहेंगे, ये जो आपका है ये क्या है? सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हम स्थितिज ऊर्जा नहीं बोलते। दूसरा केस क्या होता है कि अगर हम इसके दूसरे केस की बात करें तो जब हम दूसरे केस पे आते हैं, दूसरा केस इसका ये है कि अगर हम थीटा वन 90 डिग्री मान लें और थीटा टू को थीटा मान लें, तो जो कार्य होगा, तब किया गया जो कार्य होगा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। क्लियर? यानी कि ये जो स्थिति है, इस स्थिति में जो कार्य किया जाएगा 90 अंश से घुमा के थीटा अंश तक ले जाने में, 90 के कोण से थीटा कोण तक, तो वो जो कार्य होगा वो कार्य कही जाएगी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक? कार्य का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल एम इंटू बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। थीटा वन उसकी प्रारंभिक कोण होता है, थीटा टू उसका अंतिम कोण होता है। इसी के आधार पर हम अलग अलग परिस्थितियों में इसकी जांच कर रहे हैं। तो अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें, वहीं पे आ गए, अगला टॉपिक हमारा वही है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में 90 अंश के कोण से घुमाकर किसी कोण तक लाने में कृत कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए, यानी कि परिस्थितियां साफ हैं। थीटा वन कितना होना चाहिए? 90 अंश, और थीटा टू होना चाहिए थीटा। तब अगर आप बात करते हो कार्य की, तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है W इज इक्वल एम इंटू बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। रखिए मान W इज इक्वल एम इंटू बी कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। कॉस 90 का मान 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? माइनस कॉस थीटा। तो ये आएगा आपका W इज इक्वल माइनस एम बी कॉस थीटा। क्लियर? ये जो फॉर्मूला आया
ये फॉर्मूला होता है किसी भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का। क्योंकि यहां पर हम द्विध्रुव को क्या है, यहां पर हम द्विध्रुव को 90 अंश के कोण से घुमा के थीटा कोण पर लाए हैं, और 90 अंश के कोण से घुमाकर थीटा कोण तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को हम द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये सिंपल है, हम ऊर्जा वाले फॉर्मूले से इसको निकाल रहे थे, हम उसी फॉर्मूले में स्थितियां हमने रखी हैं जो दूसरी परिस्थिति बन रही थी, और आंसर इसका आ गया। अब बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव या प्रणालिका की। ठीक है, अब देखिए धारावाही प्रणालिका चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करती है, ये हमको मालूम है। क्यों करती है? क्योंकि किसी भी प्रणालिका में जब धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाहित होने पर वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। चुंबक में हमेशा द्विध्रुव होते हैं तो हम उसको चुंबकीय द्विध्रुव बोल सकते हैं। लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव का जो आदर्श रूप है वो एक क्षण चुंबक है। तो हमें ये तुलना कभी कभी करने को बोला जाता है कि तुलना करके दिखाइए कि जो आपकी धारावाही प्रणालिका है वो क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो अब इसी की हम कल्पना करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक धारावाही प्रणालिका है, और इस धारावाही प्रणालिका की अगर हम बात करें, मान लीजिए इस प्रकार ये एक प्रणालिका है, इसकी लंबाई आप मान लीजिए 2L। इस प्रणालिका के मध्य बिंदु से R दूरी पर आप एक बिंदु ले लीजिए, यहां पे एक बिंदु ले लीजिए P। मान लीजिए आप यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं और इसी चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से आप इसकी तुलना करेंगे। अब देखिए जब इसका चुंबकीय क्षेत्र आपको ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, माना केंद्र से x दूरी पर प्रणालिका का एक अवयव dx है। हम क्या करते हैं, यहां से हमने x दूरी पर एक छोटा सा अवयव इसका ले लिया ये, और हम ये बोलते हैं कि ये जो अवयव है, इस अवयव ये कितना है dx, ये दूरी है आपकी x दूरी पर हमने एक छोटा सा अवयव ले लिया dx। ठीक है, तथा हम ये भी मानते हैं कि कुंडली में n फेरे हैं। तब अब यहां पर देखिए अवयव के कारण कुंडली के अवयव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र अब यहां पर एक बात समझिए, बहुत सिंपल सी। क्या है कि जब हमने इस प्रकार किसी कुंडली की अक्ष की बात की थी, तो जब हम अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते थे तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए मान लीजिए त्रिज्या ये a है, और यहां पर भी हम मान लेते हैं कि ये जो कुंडली है इसकी त्रिज्या कितनी है, a। तो ये जो अवयव होगा वो इसी की तरह कार्य करेगा। ये जो अवयव है, हमने जो अवयव माना हुआ है वो कैसा है, इसी प्रकार ये होगा पूरा अवयव गोलाई में। ठीक है, ये एक कुंडली की भांति व्यवहार करेगा, एक लूप की तरह। और लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, B इज इक्वल हमने पढ़ा था μ0/2 इंटू n इंटू आई इंटू ए स्क्वायर, NiA² अपॉन क्या था आपका x² प्लस a² की होल घात 3/2, यही पढ़ रखा था। अगर हम इसी रूप में यहां पर बात करें तो इसी के रूप में जब हम बात करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल μ0/2 इंटू μ0/2, ये क्या हो जाएगा NiA²
अपॉन, ये हो गया आपका, देखो क्या था, दूरी की आप बात करते हो तो ये तो r है पूरी, ये कितनी है x, कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इनकी होल पावर कितनी है 3/2। क्लियर। अब यहां पर देखिए, अब अगर अब यहां पर बात करते हो तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, ये तो हमने एक अवयव के लिए ज्ञात किया, लेकिन एक अवयव से हमारा काम होने वाला नहीं है। हमको क्या चाहिए, हमको ज्ञात करना है पूरे का, हमको ज्ञात करना है पूरे का। अब एक अवयव, अवयव आपने dx माना हुआ है, तो अब यहां पर देखो ये क्या होगा, एक अवयव के लिए निकाल लिया। चलिए अब बात करते हैं आगे। अभी अवयव का n तो पूरे में से है, लेकिन हमने कितना लिया है, इसमें एक अवयव लिया है, तो यहां पर थोड़ा सा करेक्शन होगा। यहां पर ये जो आएगा ये क्या होगा, μ0/2 इंटू n इंटू डी एक्स इंटू आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन क्या था आपका ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स के होल स्क्वायर का पावर 3/2। ये अवयव के लिए है। अगर हम संपूर्ण प्रणालिका के लिए बात करें, किसके लिए, संपूर्ण प्रणालिका के लिए, तो क्या होगा, संपूर्ण प्रणालिका के लिए। अब यहां पर देखो, संपूर्ण प्रणालिका के लिए बात करते हो तो ये dv था, संपूर्ण प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा b समाकलन। अब यहां से देखो केंद्र पर है, ये केंद्र से हमने सारा मेजरमेंट किया है, तो इधर जो होगा ये वाला सिरा -l माना जाएगा, ये वाला सिरा क्या माना जाएगा +l, क्योंकि 2l था, पीछे -l आगे +l, तो अगर आप इसकी बात करते हो तो -l से +l, और ये होगा n इंटू डी एक्स इंटू आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स होल स्क्वायर 3/2। ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, यदि बिंदु P परिनालिका से दूर हो, कैसा हो, परिनालिका से दूर हो, अब देखिए परिनालिका से जब आप इसको दूर कर दोगे तो दूर करने की स्थिति में क्या होगा, ये जो आपका x है, x या फिर जो आपका a स्क्वायर है अपॉन में, ये x और a स्क्वायर दोनों क्या होंगे, हट जाएंगे। क्लियर, x और a स्क्वायर आपके हट जाएंगे, तो अब x और a स्क्वायर हट जाएंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अब यहां पर देखो मान रखो b इज इक्वल, समाकलन आप कर ही रहे हो -l से +l, ये क्या हो गया n इंटू डी एक्स, या पहले हम बाहर ले लेते हैं, समाकलन की वाली चीजें अंदर रखेंगे। बाहर क्या आया आपका n इंटू आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन, इसमें आप बात करते हो तो a स्क्वायर और ये r माइनस एक्स था, ये x, a स्क्वायर और x दोनों अगर आप इसको छोड़ देते हो तो ये क्या होगा r³ समाकलन, और अभी इसमें क्या बचा हुआ, अच्छा म्यू, एक चीज और छूट गई इसमें, हाँ ये छूट गया था μ0/2, तो इसको हम यहां पर भी नोट करेंगे, क्या होगा इसका b इज इक्वल μ0/2, बाहर क्या आया i n इंटू आई, n इंटू आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और x ये दोनों छूट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा अपॉन में r³ समाकलन है -l से +l, और ये हो गया आपका dx। ठीक, आप इसको रखेंगे मान, तो ये क्या होगा b इज इक्वल μ0/2 इंटू n आई ए स्क्वायर अपॉन r³, और आप इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा dx का आएगा x का जब आप मान रखोगे तो ये l + l बनेगा जाके,
समझ लीजिए, इसका जब आप मान रखोगे तो ये मान आपका रहेगा L, और dx का मान जो होगा आपका x होगा, और लिमिट रहेगी -L से +L। -L से +L जब आप इसको सॉल्व करोगे, हम क्या करते हैं, हम इसमें 2 पाई का मल्टीप्लाई करके 2 पाई से डिवाइड करते हैं। तो b इज इक्वल क्या होगा, μ0/2 इंटू 2 पाई, क्लियर, इंटू 2 पाई, और ये हो गया हमारा NIA² अपॉन, हमने यहाँ पे 2 पाई फिर से कर लिया, अपॉन R3, और ये आपका हो जाएगा L+L। अब जरा इसको देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई, एक साथ कर लीजिए, ये हो गया आपका, एक आ गया आपका μ0/b इज इक्वल क्या आया, μ0/4 पाई इंटू, अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, पाई a² को एक साथ कर लेते हैं, 2 अलग कर लेते हैं, तो 2 पाई a², क्लियर, और ये हो गया आपका n इंटू आई अपॉन R3, और ये देखो ये जो आपका था, सॉरी ये आपका था L+L, कितना हो जाएगा 2L, तो ये हो गया आपका 2L, करिए, तो B इज इक्वल μ0/4 पाई इंटू 2 पाई इंटू a², ये क्या हो गया a, तो इसको हम लिख सकते हैं NIA, क्लियर, NIA, ठीक है, और ये आपका हो गया 2L, NIA इंटू 2L अपॉन ये R³ इंटू 2L, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये जो आपका B आ रहा है, B का जब आप मान रखोगे तो अब यहाँ पे अच्छा 2L लंबाई हो गई पूरी, तो ये NIA इंटू 2L, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, B इज इक्वल NIA2L, ये हो जाएगा आपका μ0/4 पाई इंटू 2 NIA अपॉन R³। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कैपिटल N है ये क्या होगा, स्मॉल n इंटू 2L, क्लियर, स्मॉल n क्या था, छोटे से एलिमेंट में फेरों की संख्या, कैपिटल N क्या है, पूरी कुंडली में फेरों की संख्या, तो जब आप इसको गुणा करोगे तो NIA को बोलते हैं M, तो ये क्या हो जाएगा, B इज इक्वल μ0/4 पाई इंटू 2 कैपिटल M अपॉन R³। अब समझ लीजिए, ये जो आपका फॉर्मूला होता है यही निकल के आता है किसके लिए, क्षण चुंबक के लिए। ये किसका फॉर्मूला है, क्षण चुंबक का। तो अब यहां पर समझ लो कि हमने धारावाही प्रणालिका से बात की, और धारावाही प्रणालिका की हम तुलना करते करते हमने इससे किसका फॉर्मूला निकाल लिया, क्षण चुंबक का। अर्थात हम इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि कोई भी धारावाही प्रणालिका एक क्षण चुंबक का मतलब एक चुंबकीय द्विध्रुव के समान होती है, अर्थात वो एक चुंबकीय द्विध्रुव या क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है, क्लियर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।